A very warm welcome to all my dear students. हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर को वीडियो के थ्रू स्टडी कर रहे हैं, जिसमें अब तक आप लोगों ने 2 वीडियो देखा। पहले वीडियो में मैंने डिफिनीशन समझाया सभी का मतलब 4 फिजिकल क्वांटिटी का। पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, जिसे चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है। दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। चौथा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके अगले वीडियो में हम लोगों ने डिराइवेशन देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, और ये समझा कि आपको कुछ भी निकालना है तो वर्क डन निकालने आना चाहिए एक्सटर्नल एजेंट का। डिफरेंस वाले केस में हम लोग एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं दूसरे चार्ज के मौजूदगी में। उस दौरान जो आप वर्क डन करते हैं वो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देता है। और सेकंड वाले केस में देखा कि अगर आपका इनिशियल पॉइंट इंफिनिटी हो जाएगा और आप इंफिनिटी से किसी चार्ज को सर्टेन डिस्टेंस तक पहुंचा दीजिएगा, तो उस दौरान जो वर्क डन होगा दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में हम लोगों ने जाना था कि अगर एक चार्ज Q1 है और इंफिनिटी से किसी Q2 चार्ज को हम ला करके प्लेस कर दें R दूरी पर, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दे देता है, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R के बराबर होगा। ये डिराइवेशन हम लोगों ने पिछला क्लास किया और कई तरह से किया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। आइए अब हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाएगा। पहला सवाल, एज गिवन इन द फिगर 2 माइक्रोकूलम इज एट पॉइंट A, फाइंड। पहला में द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग -6 माइक्रोकूलम फ्रॉम पॉइंट M टू पॉइंट N। सिर्फ वर्क डन बोले तो अंडरस्टूड होता है कि एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा पूछ रहा है। अदरवाइज सेकेंड पार्ट दिया है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अगर पूछना चाहेगा तो उसको मेंशन करना होगा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। एक्सटर्नल फोर्स के लिए अंडरस्टूड होता है कि सिर्फ वर्क डन निकल रहा है तो वो एक्सटर्नल फोर्स का निकल रहा है।
तो आइए, यही आपका फिगर बना हुआ है। फिगर में पॉइंट ए पर 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -6 माइक्रो कूलम को एम से एन लाना है और इस दौरान वर्क डन क्या होगा पता करना है। इसके अलावा सवाल में गिवन है कि एम तक का दूरी 4 मीटर है और एन तक का दूरी 3 मीटर है। तो बोलेंगे सर वर्क डन पता करना है एम से एन तक लाने का, और एक चीज़ हमें बहुत बेहतर ढंग से पता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन होगा वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। मीन्स UN माइनस UM। सो N पर पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई N तक का दूरी देखेंगे माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई M तक का दूरी देखेंगे। वैसे बिना बताए भी हम बता सकते हैं और आप भी बता सकते हैं कि आंसर प्लस में आना चाहिए या माइनस में। तो आप देख सकते हैं कि ये +2 माइक्रो कूलम वाला चाह रहा होगा कि -6 वाला इधर आ जाए अट्रैक्ट होके, और ये आ भी रहा है। मतलब N का पोटेंशियल एनर्जी छोटा होगा और M का बड़ा होगा। तो आपका आंसर निगेटिव में आना चाहिए और आएगा। लेट अस कैलकुलेट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 कॉमन निकल गया। 1/n तक का दूरी माइनस 1/a से लेके m तक का दूरी। वैल्यू डाला जाए। Q1 का वैल्यू 2 × 10 का पावर -6। Q2 का वैल्यू माइनस में है तो माइनस लेके चलेंगे। -6 × 10 का पावर -6 माइक्रो में है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10 का पावर 9 1/Rn। n तक का दूरी सवाल में क्या दिया है, तो 3 मीटर और m तक का दूरी 4 मीटर। तो ये आपका 3 मीटर और ये आपका 4 मीटर। कैलकुलेशन किया जाए। माइनस तो हो गया पहले, 6 दूनी 12, 12 नवा 108 इंटू 10 का पावर -6, 10 का पावर -6, 10 का पावर +9, बेस से में पावर जुड़ गया। एलसीएम लेंगे। 12 4 - 3 -108। 4 में से 3 जाएगा 1 और नीचे 12 इंटू 10 का पावर 9 और -6 -6 -12 और +9 -3
12 9 108, 9 बार में जाएगा, -9 इंटू 10 का पावर -3 जूल। यही निकला वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निगेटिव निकला, आना भी चाहिए निगेटिव, क्योंकि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कोर्स घटा होगा, क्योंकि जिधर ये जाना चाहता है माइनस वाला उधर ही पहुंच गया। सेकेंड पार्ट है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बाबू मेरे, आप रिलेशन जानते हैं कि अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पता है तो उसमें माइनस लगा देंगे, तो वो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो आपका आया है -9 इंटू 10 का पावर -3, देयरफॉर इट विल बी 9 इंटू 10 का पावर -3 जूल वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप ऐसे भी थोड़ा सोच के देखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इसका अंदर की तरफ लग रहा होगा और गया भी अंदर ही है, तो वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए, आया है। एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स तो बाहर लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट अंदर, मतलब अपोजिट में हुआ, तो वर्क डन निगेटिव आना चाहिए और आया है। ऐसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो आप लोगों ने पिछला वीडियो में देखा ही है। अगला सवाल है, इन द गिवन फिगर फाइंड, पहला में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, दूसरा में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स that is electrostatic force when 10 microcoulomb is taken from point C to D। और ये फिगर दिया है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप बना करके होमवर्क में सेंड कीजिएगा। देखो रे बाबू, अभी जो बनाया है बस वैल्यू चेंज है। आप क्या लिखोगे आंसर में? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है और चार्ज को सी से डी ले जाया गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट डी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। अब डी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो सोचो, यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम मौजूद है और 20 से 10 तक का दूरी पता होना चाहिए, और ये आपको पाइथागोरस थ्योरम से आएगा कि हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आपको एडी का वैल्यू आप सॉल्व कीजिएगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट 100 10 मीटर आ गया। तो अब आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं ए और डी पॉइंट के बीच में। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी निकालिएगा ए और सी पॉइंट के बीच में और दोनों को घटा देंगे। अगर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पॉजिटिव आया, मतलब आपने अगेंस्ट में काम किया, और अगर निगेटिव आया
तो आपने सपोर्ट में काम किया, जिधर बॉडी जाना चाह रहा था आपने उधर ले गए, और जो भी एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन फिर निकलेगा उसके आगे माइनस का निशान लगा देंगे तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल जाएगा। तो ये भी पिछला सवाल की तरह है, लेकिन मैंने इसलिए दे दिया कि केवल स्ट्रेट लाइन वाला ही आपको नहीं बनाने आता, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। सिर्फ मतलब है इनिशियल से फाइनल, इनिशियल पता फाइनल पता, आप चाहे जैसे भी ले जाया गया हो, और पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज निकालेंगे वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दे देगा। तो अब तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के लिए देखा था। आइए अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। एक फिगर बना है एक स्ट्रेट लाइन का, ए बी सी और डी 4 पॉइंट उसमें दिया है, और क्वेश्चन में कहा गया पहला हिस्सा कि 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम इंफिनिटी पर मौजूद है। तो वर्क डन कैलकुलेट करना है। अगर इन चारों चार्ज को इंफिनिटी से इन गिवन पॉइंट्स पर ला करके रख दिया जाए। सेकेंड पार्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है। जब सभी का सभी चार्ज उन चारों पॉइंट पर आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने का मतलब ही है कि वर्क डन निकालना। जब उन चारों को इंफिनिटी से गिवन पॉइंट्स पर रख दिया जाए, मीन्स कि अगर पहला बन गया तो आपका सेकंड का भी आंसर वही होगा। तीसरा सवाल है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और आप सब जानते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर निकल गया पहले वाले केस में, उसके आगे अगर माइनस लगा दें तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल जाएगा। चौथा, अगर ये चारों चार्ज मान लो पहले से मौजूद है, 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम, और इन चारों को अब इंफिनिटी पर भेज दें, तब कितना वर्क डन करना पड़ेगा। मीन्स पहला सवाल का जस्ट उल्टा। पहला सवाल में इंफिनिटी से चारों पॉइंट पर लाएंगे, और लास्ट सवाल में उन चारों पॉइंट से इंफिनिटी पर सेंड करने का वर्क डन निकालेंगे। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका जो पहला क्वेश्चन है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आप सीख गए
तो बाकी का हिस्सा आसानी से और जल्दी में बन जाएगा। तो आप बस इतना मान के चलो कि सिर्फ पहला क्वेश्चन फिलहाल बनाना है। पहला सवाल का जवाब आइए बनाते हैं। सवाल मैंने फिर से लिख दिया कि ये चार्ज है, इन्फिनिटी पर है, चारों इन्फिनिटी पर है, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल का तो 0 हो गया। ये तो आप लोग सीख ही चुके हैं कि इन्फिनिटी पर कोई पोटेंशियल एनर्जी मौजूद नहीं होता है। अब 1 बाय 1 करके सबको लाएंगे। पहले 1 माइक्रो कूलम को इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लाएंगे और वर्क डन निकालेंगे। फिर 2 माइक्रो कूलम को इन्फिनिटी से पॉइंट बी पर लाएंगे, वर्क डन निकालेंगे। फिर -3 माइक्रो कूलम को इन्फिनिटी से पॉइंट सी पर लाएंगे, वर्क डन निकालेंगे। एंड फाइनली 4 माइक्रो कूलम को इन्फिनिटी से डी पॉइंट पर लाएंगे और वर्क डन निकालेंगे। और ये चारों वर्क डन को जोड़ देंगे तो मेरा आंसर पूरा हो जाएगा कि कितना वर्क डन करना पड़ा ये सारे चार्ज को इन्फिनिटी से इन पॉइंट्स तक ले जाने में। तो चलिए पहला चार्ज को लाया जाए। और आप सबको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इसको रास्ता से कोई लेना देना नहीं है। आप इन्फिनिटी यहां लो या इस लाइन के जस्ट सामने लो, उससे मतलब नहीं। मतलब इससे है कि इनिशियल क्या और फाइनल क्या। आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है। तो सोचो वर्क कब होता है? वर्क तब होता है जब फोर्स मौजूद हो और डिस्प्लेसमेंट मौजूद हो। जब ये 2 टर्म होता है तब वर्क होता है। तो 1 माइक्रो कूलम जब आ रहा है, क्या यहां पर कोई मौजूद है जो इस पर फोर्स लगा सके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट कर सके, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो? बोलेंगे नहीं सर, यहां तो कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो जब 1 माइक्रो कूलम वाला इन्फिनिटी से आएगा तो उसको लाने में वर्क डन 0 होगा। क्योंकि आप सब जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स होता है। तो जब कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग ही नहीं रहा 1 माइक्रो कूलम पर, तो एक्सटर्नल एजेंट का भी फोर्स 0 होगा। सो पहला चार्ज को ए पॉइंट पर लाने में वर्क डन विल बी 0। एक बार में
एक चार्ज के बारे में सोचना है। तो चलो पहला लाइन क्या लिखेंगे? लिखेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing charge QA 1 माइक्रोकूलम के बराबर फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, इंफिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में। तो W1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई भी चार्ज मौजूद है ही नहीं जो फोर्स लगाए कि वर्क निकल सके। अब 1 माइक्रोकूलम ए पॉइंट पर आ गया। अब सोचो कि 2 माइक्रोकूलम को इंफिनिटी से इस बी पॉइंट पर लाना है और ऑलरेडी एक चार्ज मौजूद है। क्या आप लोगों ने ऐसा कोई डिराइवेशन अब तक किया? तो हां सर, कई बार किया कि एक चार्ज मौजूद होता था Q1 और दूसरा चार्ज Q2 को हम लोग इंफिनिटी से लाते थे, और Q2 को इंफिनिटी से लाते थे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का डिराइवेशन किया हम लोग था, और वेरिएबल फोर्स होने के कारण पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला था और फिर इंटीग्रेशन कर दिया था फ्रॉम इंफिनिटी से आर दूरी तक। तो अब इस बार आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है, बल्कि आपको डायरेक्ट लिखना है, और फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एक चार्ज के मौजूदगी में जब दूसरे चार्ज को लाया जाता है तो उसको लाने के दौरान एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन क्या होता है। तो एक लाइन पहले लिख लिया जाए, अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना काम किया गया, क्या करने में? इन ब्रिंगिंग, लाने में। किसको ला रहे हैं? तो QB इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम को। कहां से ला रहे हैं? तो फ्रॉम इंफिनिटी। कहां पर ला रहे हैं? टू पॉइंट बी। किस चार्ज के मौजूदगी में? तो इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज QA। उम्मीद है ये लाइन आप भी जब लिखोगे तो हमारे तरह ही खुद से सवाल करोगे और फिर जवाब दोगे, तब आप बाकी लोगों से अलग सोच पाओगे, अलग तरह का स्कोर कर पाओगे और बेहतर कर पाओगे। कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग QB इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B in the presence of charge QA। तो कितना वर्क डन आप लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं,
नहीं याद है तो आप डिराइवेशन अपना पेज पलट के देख लो, आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई दोनों के बीच का गैप। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए, अब तो मेरा 2 माइक्रो कूलम का चार्ज इस बी पॉइंट पर आ चुका। अब आप 3 माइक्रो कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से लाइए इस सी पॉइंट पर। अब मेरे दोस्त, यहां दो चार्ज मौजूद है पहले से, जो इस पर फोर्स लगाएगा, चाहे अट्रैक्शन का लगाए या रिपल्सन का लगाए, और इस केस में तो दोनों ही अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो एक बार हम सोचेंगे ये मौजूद नहीं है, गैप कर दिया, और सिर्फ 1 माइक्रो कूलम का चार्ज ए पॉइंट पर है और -3 माइक्रो कूलम को इन्फिनिटी से सी पॉइंट पर लाना है सर्टेन डिस्टेंस तक। तो आप दो चार्ज का वर्क डन तो पहले भी निकाल चुके हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया पढ़ रहे हो, बस एक साथ बहुत सा चार्ज भले दिया हो, लेकिन एक बार में आपको 2 ही चार्ज का सोचना है। तो पहले मैं वर्क डन निकाल रहा हूं 1 माइक्रो कूलम और -3 माइक्रो कूलम के बीच, जब इसे पॉइंट सी पर लाया गया। उसके बाद इसी स्टेप में 2 माइक्रो कूलम वाला भी -3 पर लगा रहा होगा। तो अब आप भूल जाओ 1 माइक्रो कूलम को। अब सोचो कि एक चार्ज 2 माइक्रो कूलम वाला मौजूद है और दूसरा चार्ज -3 माइक्रो कूलम को इन्फिनिटी से सी पॉइंट पर लाया जा रहा है। तो एक चार्ज के मौजूदगी में आप जब दूसरा चार्ज को लेकर के आते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टेन डिस्टेंस, तो इसका वर्क डन भी आप लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। इसका मतलब -3 माइक्रो कूलम को लाने में 2 बार वर्क डन निकालेंगे। एक बार 1 माइक्रो कूलम के कारण सोचेंगे और एक बार 2 माइक्रो कूलम के कारण सोचेंगे, क्योंकि ये दोनों ही फोर्स लगा रहा है इस पर, और क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों के कारण जो भी वर्क डन आएगा उसको सिंपल वे में जोड़ देंगे। तो -Q3 माइक्रो कूलम पर टोटल वर्क डन निकल जाएगा इन्फिनिटी से सी तक लाने में। तो आइए, जैसा कि मैंने आपको एकदम सिंपल सा तरीका बताया कि एक बार इसको छिपा करके सोचो क्या लिख सकते हो। तो पहले तो एक लाइन लिख लिया जाए। ला रहे हैं किसको? तो हम लोग लिखेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग QC इक्वल टू -3 माइक्रो कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी
point C in the presence of कौन कौन मौजूद है? तो QA वाला भी चार्ज मौजूद है और QB वाला भी चार्ज मौजूद है। तो लिखाएगा W3। तो एक बार वर्क डन सोचो QA के कारण QC पर, तो इक्वेशन लिखाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट QA इंटू QC और दूरी A से लेके C तक का। जाहिर सी बात है जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यहाँ QC का वैल्यू हम लोग माइनस में पुट कर लेंगे और ये वर्क डन निगेटिव में आएगा। आना भी चाहिए क्योंकि जिधर चार्ज आना चाह रहा है उधर ही आ रहा है। प्लस अब QB के कारण QC पर सोचो। बस आपको हर बार वही काम करना है जो पहले आप लोगों ने सीखा। दो चार्ज का वर्क डन निकालना है। बस थोड़ा कंसंट्रेट करके कि कितना इक्वेशन तैयार हो सकता है। तो QB इंटू QC और दूरी B से C तक का जो भी दिया हो। तो उम्मीद है कि आप लोग खुद से 4 माइक्रो कूलम को इन्फिनिटी से D तक लाने का वर्क डन का इक्वेशन लिख सकते हो और सोच भी सकते हो। तो बोलेंगे सर पहले ये दोनों को भूल जाएंगे, सोचेंगे पहले से ही एक चार्ज Q1 1 माइक्रो कूलम मौजूद है और इस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से इस सर्टेन डिस्टेंस तक लाया जा रहा है और इसका हम लोग डिराइवेशन ऑलरेडी कर चुके हैं वर्क डन निकालने का। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि हम लोग अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल रहे हैं इन ब्रिंगिंग वन चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी to a certain distance in the presence of other charge। तो आइए एक बार इसके कारण सोचा, फिर 2 माइक्रो कूलम के कारण सोचेंगे कि 4 माइक्रो कूलम पे क्या वर्क होगा, फिर -3 माइक्रो कूलम के कारण सोचेंगे कि 4 माइक्रो कूलम पे क्या वर्क डन होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? पहले लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग QD इक्वल टू 4 माइक्रो कूलम from infinity to point D in the presence of charges QA, QB, QC, QA, QB एंड QC। 3 चार्ज पहले से मौजूद है। तो क्या इक्वेशन लिखाएगा इसका? तो एक बार वर्क डन होगा QA के कारण D पर फोर्स लगेगा जो, एक बार वर्क डन होगा QB के कारण जो फोर्स लगेगा QD पर, और एक बार वर्क डन होगा
क्यूसी के कारण जो फोर्स लगेगा क्यूडी पर, तो क्योंकि वर्क डन एक स्केलर है तो तीनों को सिंपल ए में जोड़ेंगे, तो W4 हो गया 1/4πε0 QA पर चार्ज, QD पर चार्ज, A से D तक का दूरी, प्लस 1/4πε0 QB पर चार्ज, QD पर चार्ज, B से D तक का दूरी, प्लस 1/4πε0 QC पर चार्ज, QD का चार्ज, C से D तक का दूरी। और अब ये चारों का चारों चार्ज इन्फिनिटी से पॉइंट ए, बी, सी और डी पर आ चुका, और इनको लाने में W1, W2, W3 एंड W4 का वर्क डन परफॉर्म हुआ। अब सारे को हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा, विच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो आइए चारों वर्क डन को जोड़ा जाए। तो हम लोग लिखेंगे टोटल वर्क डन, ऑफ कोर्स कुछ ना बोला जाए तो वो अंडरस्टूड होता है बाय एक्सटर्नल एजेंट इन bringing all the four charges from infinity to respective points, from infinity to respective points A, B, C and D। तो टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ जाएगा। इस प्रोसेस को परफॉर्म करने में W1, W2, W3 प्लस W4। अब आप पीछे से देखो और सारे को यहां पर लिख दो, लेकिन मैं अब आपको एक डायरेक्ट तरीके से लिखना सिखा रहा। डायरेक्ट तरीके से, मान लो एग्जाम में न्यूमेरिकल में टिक मारना हो, तब इतना आपको लैंग्वेज लिखने की जरूरत थोड़ी है। तो देखो एक डायरेक्ट तरीका क्या सोचने का है। आप सोच लो पहले कि पहला चार्ज को जब आप लाओगे इन्फिनिटी से, वो चारों चार्ज को बनाना बिल्कुल भी कहीं पर नहीं है, वो चारों इन्फिनिटी पर है। आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिख करके इन्फिनिटी वहां लिख दिया। तो आप जब पहला चार्ज को इन्फिनिटी से ए पर लाओगे, क्या कोई मौजूद है जो उस पर फोर्स लगाएगा? तो बोलेंगे नहीं। तो वर्क डन पहला को लाने में 0, पहला आ गया। अब दूसरा को लाओगे, तो जब आप दूसरा को लाओगे तो कौन मौजूद है उस पर फोर्स लगाने के लिए? बहुत आसान, क्यूए वाला मौजूद है। तो पेयर जोड़ा बनेगा ए का और बी का, और बी वाला आ गया। और वर्क डन का तो एक ही फॉर्मूला
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QB और दूरी A से B तक का प्लस। अब जब आप तीसरा को लाओगे तो कौन कौन मौजूद है तीसरा पर फोर्स लगाने के लिए? तो A वाला मौजूद है और B वाला मौजूद है। तो एक जोड़ा बनेगा A का और C का, एक जोड़ा बनेगा B का और C का। तो आप डायरेक्ट इक्वेशन लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक जोड़ा A और C के बीच, दूरी A से C तक का, और एक जोड़ा B और C के बीच और दूरी B से C तक का। अब जब चौथा वाला आएगा QD, तब ये तीनों का तीनों इस पर फोर्स लगा रहा होगा, चाहे वो अट्रैक्शन का कोई लगाए या कोई रिपल्सन का लगाए, लेकिन फोर्स लगने के कारण वर्क डन तो तीनों के कारण होगा। तो एक पेयर बनेगा A और D का, एक पेयर मतलब जोड़ा बनेगा B और D का, और एक जोड़ा बनेगा C और D का। उम्मीद है कि अब आप लोग डायरेक्ट भी इक्वेशन लिख सकते हैं। QC QA QD दूरी A से D तक का, एक जोड़ा बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB QD दूरी B से D तक का, और एक जोड़ा बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QC QD और दूरी C से D तक का। अब आपको सारा वैल्यू पता है, कैलकुलेशन भी बहुत आसान है। आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लो, 9 × 10 का पावर 9 हो जाएगा। QA × QB दूरी A से B तक का, QA × QC दूरी A से C तक का, QB × QC दूरी B से C तक का, QA × QD दूरी A से D तक का, QB × QD दूरी B से D तक का, QC × QD दूरी C से D तक का। और ये सारे को आप ऐड कर दो तो आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकल जाएगा। आप सब इसका कैलकुलेशन करके जमा कीजिएगा। तो वट एवर कम्स इतना जूल। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट है, हो सकता आपसे खाली एग्जाम में सेकेंड ही पार्ट पूछ दे, फर्स्ट पार्ट ना पूछे। आपको एग्जाम में सवाल ऐसे दे दे, और अक्सर ऐसे ही सवाल देता है जो मैं सेकेंड पार्ट में पूछा हूं कि 1 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम, -3 माइक्रो कूलम और 4 माइक्रो कूलम का एक फिगर दे दिया। A से B तक का दूरी 1 मीटर, B से C तक का दूरी 2 मीटर,
सी से डी तक का दूरी 3 मीटर, और ये सवाल दे के पूछ दिया कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम। सोचो, यही डायरेक्ट सवाल मैं आपसे पूछ दिया, जो आप यहां देख सकते हो। मैंने पूछा था फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम when all the 4 charges situated at their respective points। तो चलो, चारों चार्ज अपने अपने रेस्पेक्टिव पॉइंट पर मौजूद है। सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो बोलेंगे सर वी नो, हम सब जानते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing charges from infinity to respective points। एक ही तो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पढ़ाया है मेरे दोस्तों, कि कभी भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या? मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल यही ना हुआ। इनिशियल तो ये सारा का सारा इन्फिनिटी पर था, और इन्फिनिटी पर होगा तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगा। मतलब आप अगर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिए, इसका मतलब आपने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम निकाल लिया, क्योंकि इस सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी तभी आया होगा जब ये सारा इन्फिनिटी पर होगा और वहां से लाने में वर्क किया गया होगा। वही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम बन गया। मतलब यहां जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हो, इसको मैं वर्ड में अगर लिख दूं तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम हो गया, माइनस इन पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, जो कि क्या होगा? 0 होगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, नहीं तो आप इसको ही वर्ड में लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी पर 0 कर दो। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम यही फाइनल वाला। और आप तो ऑलरेडी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकाले हुए हो ना, तो जो भी आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पहला पार्ट में निकाले हुए हो, वही पोटेंशियल एनर्जी, या बोलना चाहो तो बोल सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम हो गया। जो भी आपका पहला पार्ट में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आया होगा, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब है कि अगर सवाल ये पूछा कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो हमको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना होगा इन्फिनिटी से वहां तक ले आने में। हाँ, आपको यही निकालना होगा। अब वो कैसे निकालेंगे आप लोग पहला पार्ट में सीख चुके हैं। आइए
इसका तीसरा और आसान पार्ट के वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। आप सब जानते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम लोग लिखेंगे इसका तीसरा पार्ट के लिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू होता है माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और ऑलरेडी आप लोग वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पहला पार्ट में निकाले हुए हैं, बस उसके आगे आप माइनस लगा दोगे तो जो भी होगा इतना जूल आपका आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत आसान था, इसके बारे में तो आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। आइए चौथा पार्ट, कभी कभी पूछता है चौथा पार्ट, आपका कॉन्सेप्ट कितना डेप्थ का है वो चेक करता है। तो असल में ये 4 अलग अलग सवाल था जो मैंने एक साथ दे करके कंपेयर करवा लिया कि सब एक दूसरे से रिलेटेड है। चौथा सवाल ये है कि 1 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम माइनस 3 माइक्रो कूलम और 4 माइक्रो कूलम अगर पहले से मौजूद है और इन सबको असेंबल नहीं करना है इन्फिनिटी से, बल्कि तो डिसेंबल का वर्क निकालना है। आई अगेन रिपीट, अब तक हम लोग पहला पार्ट में इन्फिनिटी से ला करके सबको असेंबल किया। चौथा पार्ट में बोल रहा है कि अगर सारा का सारा पहले से मौजूद है तो इन लोगों को इन्फिनिटी तक ले जाने का वर्क डन बताना है। तो देखो मेरे दोस्त, कुछ नया नहीं करेंगे। हम सब जानते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और इस बार फाइनल कौन और इनिशियल कौन तुम खुद से सवाल कर लो। आई होप कर पाओगे कि फाइनली तो ये सारा इन्फिनिटी पे चला जा रहा, मतलब इस बार फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा क्योंकि इस गिवन पॉइंट से इन्फिनिटी तक ले जाने का वर्क डन पूछा गया, तो फाइनल 0 होगा। तो इनिशियल कौन? इनिशियल इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। तो बोलेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर पहुंचने के कारण 0, और ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम वर्ड में कहलाता है। तो हमको आया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम, क्योंकि जब ये 0 है तो फिर U1 U2 का कोई मतलब है नहीं। इसको डायरेक्टली U लिख देता है बुक में, आप लिख सकते हो U इनिशियल,
कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आपने तो ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम निकाल रखा है सेकेंड पार्ट में, तो माइनस को इधर ले जाओ, तो आप या माइनस को मत ले जाओ इधर, आपने ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम निकाल रखा है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इतना जूल हो जाएगा। जो भी निकाल रखा है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। आई होप ये भी पार्ट आपके लिए आसान होगा। अगला वीडियो मैं इसी सवाल से स्टार्ट करूंगा। एक स्क्वायर बना है जिसके 4 कोना पर 4 चार्ज रखा है और 1 मीटर लेंथ है हर एक साइड का। तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया। तो मैंने बताया है कि आप शुरुआत कैसे करोगे। सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया तो आप सबसे पहले सोच लो चारों चार्ज है ही नहीं, यहाँ पर इन्फिनिटी पर है। फिर आप पहला चार्ज को लाओ, W1 वर्क डन निकालो। फिर आप दूसरा चार्ज को लाओ, W2 वर्क डन निकालो। फिर आप तीसरा चार्ज को लाओ, W3 वर्क डन निकालो। फिर आप चौथा चार्ज को लाओ, W4 वर्क डन निकालो और सारे को जोड़ दोगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ जाएगा इन्फिनिटी से। सभी को अलग अलग पॉइंट पर सेट करने का एंड एज पर डिफिनीशन जो भी वर्क डन आएगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। और अगर इन्फिनिटी से आया तब तो आप डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी ही कह सकते हैं, लेकिन मान लो आप यही हमेशा यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। तो इनिशियल पर तो 0 हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको इस सिस्टम का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। एक और सवाल, चाहे स्क्वायर हो या ट्रायंगल हो या किसी भी तरह का शेप हो, आप कैलकुलेशन उसी प्रकार से कर सकते हैं। मान लो 3 चार्ज मौजूद है, 3 माइक्रोकूलम, माइनस होगा तो कैलकुलेशन में माइनस लेके चलोगे। ये 3 चार्ज मौजूद है और सवाल फिर वही रिपीट है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम कैलकुलेट करना है। तो आई एम वेरी होपफुल कि आप लोग अपना 100% ट्राई दे करके इसका इन दोनों सवाल का आंसर जल्द से जल्द जमा कीजिएगा।